हाय चैम्प्स, मैं आपका दोस्त सीए सुनील आप सबके सामने आ गया हूं अपने इस सेशन के लिए। दोस्तों, आपको पता ही है, हम पूरी पीडब्ल्यू टीम पर आपके लिए लेकर आए हैं रैपिड रिवीजन सीरीज। जी हां दोस्तों, इसमें हम आपके साथ एकदम जबरदस्त क्विकली रिवाइज करवाने वाले हैं चीजें जो आपके लिए रेलिवेंट है दिसंबर 23 एग्जाम्स के लिए। दोस्तों, सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात, ये वीडियो दोनों ही बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है। सर कौन से? अरे भाई, जो ओल्ड कोर्स वाले हैं और न्यू कोर्स वाले दोनों के लिए। ओल्ड कोर्स वालों के सब्जेक्ट में बेटा एफएम के अंदर आपके पास सारे के सारे एमसीक्यू है। तो भाई इसमें हम सारा का सारा काम एकदम रैपिड फायर रैपिड रिवीजन में एमसीक्यू की फॉर्म में करने वाले हैं। अब नए कोर्स वाले कहेंगे सर हमारे से क्या नाराजगी, हमारे पेपर में तो ऐसे नहीं है एमसीक्यू। अब कोई दिक्कत नहीं है बेटा, एमसीक्यू नहीं है बट वो एमसीक्यू इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट्स। तो आप उन क्वेश्चंस के थ्रू, एमसीक्यू के थ्रू बेटा आप अपने कॉन्सेप्ट रिवाइज कर सकते हैं। साथ साथ इसमें बेटा हमें प्रैक्टिकल थियरी दोनों के दोनों मैं आपके लिए मिक्स करके लाया हूं, ताकि बेटा आपके कॉन्सेप्ट और आपके न्यूमेरिकल दोनों के दोनों एक बार क्विकली रिवाइज हो जाए फटाफट से। बात तो सही है सर आपकी। तो बेटा ये सीरीज में हम आपके लिए बहुत ही अमेजिंग तरीके से सारा काम करने वाले हैं। ऑलराइट सर, तो हो जाए शुरू। बिल्कुल सर। तो आज हम आपके साथ कौन से टॉपिक्स करने वाले हैं? टुडे वी आर गोइंग टू डू टू टॉपिक्स, दैट इज वर्किंग कैपिटल एंड कैपिटल स्ट्रक्चर। हम ये दो टॉपिक्स आपके साथ करने वाले हैं, एक वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का और कैपिटल स्ट्रक्चर का। जी हाँ दोस्तों, आपका जो कंप्लीट पेपर है उसमें से मैं आपके लिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सब्जेक्ट टेकअप करता हूं। तो आज मैं इन दो चैप्टर्स के आपको इस सीरीज के अंदर क्वेश्चन देने वाला हूं। ऑलराइट, तो चलिए सर, देरी किस बात की है, लेट्स बिगिन। बट दोस्तों एक इंपॉर्टेंट बात, देखो मैं आपको एक सजेशन देता हूं आपको इस वीडियो का सबसे बेस्ट और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करने के लिए। दोस्तों जब आप इस वीडियो को मेरे साथ देखेंगे तो आपकी स्क्रीन पर जैसे ही क्वेश्चन आए आप वीडियो को पॉज कर देना। पहले आप क्वेश्चन अपने आप से पढ़ के इवैल्यूएट करना कि इसका आंसर या पॉसिबल आंसर क्या हो सकता है। जो आप सिलेक्ट करो ठीक है। उसके बाद बेटा जैसे ही आपका सिलेक्शन हो जाए, भाई समय लिमिटेड रखना, ऐसा नहीं 5 मिनट तक सोच रहे हैं ना बेटा, लिमिटेड समय में सोचना है। वो सोचकर उसके बाद आप वीडियो को वापस प्ले करें और चेक करें कि मैंने क्या आंसर दिया है। अगर वो आंसर बिल्कुल सेम है, करेक्ट है, ओ वाह जी वाह, मजा ही आ गया, फिर तो क्या दिक्कत ही है बेटा, फिर तो कोई टेंशन ही नहीं, एकदम से मस्त कॉन्सेप्ट याद आ गया। और अगर इन केस आपके एरर है, कहीं पर कोई मिस्टेक हो गई है, तो कोई दिक्कत नहीं है, मिस्टेक को अभी के अभी इंप्रूव कर लेंगे ताकि हमें फाइनल एग्जाम में जाके कोई भी दिक्कत ना आए। ऑलराइट, चलिए दोस्तों, तो लेट अस बिगिन द सेशन। अब आपको सारी गाइडलाइंस क्लियर हो गई है, कैसे कैसे काम करना है, कैसे कैसे यूज करना है। ऑलराइट, ठीक है। सो आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं दैट इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, कैपिटल स्ट्रक्चर। ये सारे के सारे बेटा हम एमसीक्यू की फॉर्म में करने वाले हैं। ठीक है, ये बातें हम ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। तो लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चंस। कैलकुलेटर अपने पास जरूर रख लेना बेटा, है ना। कैलकुलेटर, एक रफ नोटबुक और एक पेंसिल, क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आएंगे तो आपको बेटा उनके लिए यूज करना पड़ेगा। पेन पेंसिल कुछ भी कर सकते हैं, आपकी चॉइस है। ठीक है, चलिए here we start with our question number first. Okay, let's begin sir. तो ये रहा बेटा क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास। क्वेश्चन कहता है when EBIT is higher than financial break even point there would be, मतलब इनमें से कौन सी सिचुएशन एग्जिस्ट करेगी। भाई अगर हम इसका कॉन्सेप्ट एक बार 2 मिनट के लिए याद करें तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या होता है? फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट वो लेवल होता है जहां पर हमारा ईपीएस बेटा 0 होता है। तो ये वो लेवल ऑफ ईबीआईटी है जहां पर हमारा ईपीएस बच्चा 0 होता है। राइट सर, ये बात तो याद आ गई। अब हम कह रहे हैं हमारा ईबीआईटी फाइनेंशियल ब्रेक इवन से ज्यादा है। बेटा इसका मतलब हमारा ईपीएस जो है वो 0 से ज्यादा होगा। हम ब्रेक इवन से ज्यादा कमा रहे हैं। तो बच्चा जब भी हम ब्रेक इवन से ज्यादा कमाते हैं तो उस केस में हमारा, अब पहली बात, ये ईबीआईटी और फाइनेंशियल की बात कर रहा है तो इट इज रिलेटेड टू फाइनेंशियल लिवरेज। तो इस केस में बेटा हमारा जो फाइनेंशियल लिवरेज है वो एज अ ऑर्गेनाइजेशन हमारे फेवर में काम करता है। तो अगर आप अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट को इंक्लूड करेंगे या प्रेफरेंस शेयर जोड़ेंगे, उसकी वजह से आपके ईपीएस पर और ज्यादा पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा।
वो मल्टीपल टाइम ग्रो करेगा। तो भाई ये तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ही अच्छी चीज है। तो यानी कि इस केस में हम क्या कहेंगे, क्या ये पॉजिटिव फाइनेंशियल लिवरेज है? यस, फेवरेबल है। फाइनेंशियल लिवरेज नहीं है, बिल्कुल गलत है। हाई है, बिल्कुल गलत है। नेगेटिव है, गलत है। तो बेटा हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट और करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, कि भाई इस केस में आपका जो फाइनेंशियल लिवरेज है वो कंपनी के फेवर में काम कर रहा है और कंपनी को बेटा और लोन लिया जा सकता है। आप इसको एक और तरीके से भी जानते हैं, आप इसको ट्रेडिंग ऑन इक्विटी के नाम से भी जानते हैं। तो आप उसको ट्रेडिंग ऑन इक्विटी के नाम से भी एग्जामिनर पेपर में दे सकता है। गॉट इट? चलिए, आई होप मजा आया। चलिए अगला करते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्रिटिकल एजम्पशन ऑफ नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच ऑफ वैल्यूएशन इज। भाई एनओआई अप्रोच के हिसाब से आपका सारा कार्यक्रम किस प्रकार से होता है? तो पहले कहता है दैट डेट एंड इक्विटी लेवल्स रिमेन अनचेंज्ड। कहता है भाई हम ये मान के चलेंगे हमारा जो डेट और इक्विटी का लेवल है वो आपस में रिमेन अनचेंज्ड है। हमने कहा देखेंगे। डिविडेंड्स इंक्रीज एट अ कांस्टेंट रेट। भाई एनओआई ने डिविडेंड की तो कोई बात नहीं करी थी, तो ये तो पहले ही हटा दिया। केओ रिमेन कांस्टेंट रिगार्डलेस ऑफ चेंज इन लेवल। कह रहा है केओ हमारा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, चेंज इन लेवल। हाँ सर ये भी है। इंटरेस्ट एक्सपेंस एंड टैक्सेस आर इंक्लूडेड, तो ये भी गलत है। अब देखो बेटा क्रॉस में हमने करा तो दो ऑप्शन बच गए, ए और सी। भाई बी और सी तो हमने पहले ही हटा दिए, इन पे तो बात ही नहीं करनी। ए की बात करें, डेट एंड इक्विटी रिमेन अनचेंज्ड। बेटा ये तो किसी भी एजम्पशन में नहीं होता। चारों अप्रोच कहती थी भाई डेट और इक्विटी अलग अलग हो सकते हैं। अब चारों अप्रोच बस ये बोलती थी किसमें किस तरीके से होगा, किसमें डेट ज्यादा, किसमें इक्विटी ज्यादा, किसमें क्या करना है। सो दैट वाज द मेन डिफरेंस। तो भाई डेट और इक्विटी अनचेंज बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो क्या केओ रिमेन सेम? तो यस बेटा, अगर आपको याद हो एनओआई अप्रोच क्या कहता था? एनओआई कहता था भाई मेरा केओ सेम रहेगा, चाहे आप जितना मर्जी डेट बढ़ा लो और इक्विटी को कम कर लो। तो जैसे जैसे भाई इसने कहा था हमारा डेट सस्ता है, जैसे जैसे बिजनेस में डेट बढ़ाओगे इक्विटी वाले बेटा ज्यादा पैसा मांगना शुरू कर देंगे, तो जो फायदा है वो उनके पास चला जाएगा। किस तरीके से कि केओ रिमेन सेम। सो दैट इज द मेन पॉइंट ऑफ द क्वेश्चन। तो लीजिए बेटा ये हमारे पास आ गया ऑप्शन नंबर सी यहां पर। ठीक है सर, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर थर्ड पर चलें। आ गया एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन, देखते हैं बेटा। कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ कंपनी कंसिस्ट ऑफ इक्विटी शेयर रुपीज 1,00,000, 10,000 शेयर है बेटा 10 रुपए का। 8% डिबेंचर्स ऑफ रुपीज 50,000 एंड ईबीआईटी बता दिया 20,000। आपको बोलता है डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज। अब देखिए दोस्तों हमसे पूछा गया है आप हमें बताइए डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज। अब फाइनेंशियल लिवरेज कैसे निकलता था? यहां पर हमें सिर्फ एक ही चीज दी हुई है फिक्स्ड वाली, दैट इज डिबेंचर्स। तो बेटा यहां पर आपके पास क्या बन जाएगा भाई? क्या ईबीआईटी अपॉन में ईबीटी, दैट इज द सिंपल थिंग। अब ईबीआईटी बेटा आपको ऑलरेडी गिवन है 20,000 रुपए का। ईबीटी कैसे? सर 20,000 का ईबीआईटी है, इसमें से इंटरेस्ट माइनस हो जाएगा, दैट इज 50,000 का 8% बच्चा इंटरेस्ट है। तो अपने पास क्या बचेगा सर? ये बचेगा 20,000 डिवाइडेड बाय बेटा 50,000 का 8% निकाला 4,000, ये माइनस हो गया तो हमारे पास बच्चा वैल्यू बच गई 16,000। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो बेटा ये हमारे पास आ जाएगा इट्स अ 1.25, यानी कि हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से डीएफएल बनता है बेटा 1.25। तो दिस बिकम्स द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ये हमारा बेटा यहां पर करेक्ट आंसर आपका मार्क हो गया। मैं उम्मीद कर रहा हूं अब आपको क्वेश्चन नंबर थर्ड भी पूरा क्लियर हो गया, एब्सोल्युटली एकदम से। चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन बच्चा। आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरफ। देखिए बेटा फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है? ईबीआईटी ईपीएस इंडिफरेंस एनालिसिस चार्ट इज यूज्ड फॉर। भाई जो हम ईबीआईटी और ईपीएस का एनालिसिस करते हैं उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, उससे हम करना क्या चाहते हैं, व्हाट इज द अल्टीमेट थिंग वी वांट टू अचीव? इवैल्यूएटिंग द इफेक्ट्स ऑफ बिजनेस रिस्क ऑन ईपीएस। हम ये देखते हैं कि बिजनेस रिस्क का इंपैक्ट। बेटा बिजनेस रिस्क किसकी वजह से होता है? ये फिक्स्ड कॉस्ट की वजह से होता है। भाई हम बात कर रहे हैं ईबीआईटी ईपीएस तो फिक्स कॉस्ट, तो सर ये तो बिल्कुल ही गलत है, ऑप्शन ही डिलीट कर दो। एग्जामिनिंग ईपीएस रिजल्ट फॉर ऑल्टरनेटिव फाइनेंसिंग प्लान एट वेरिंग ईबीआईटी लेवल्स। हाँ सर,
अलग अलग लेवल्स पर हमारा ईपीएस क्या बनेगा, उसका कॉम्बिनेशन, बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या होगा, ये इवेल्युएट करना। हाँ सर, ये तो लग रहा है। डिटरमाइनिंग इंपैक्ट ऑफ चेंज इन सेल्स ऑन ईबीआईटी, बिल्कुल गलत सर, ये चेंज इन सेल्स तो हमें लिवरेज वगैरह बताता है। शोइंग द चेंज इन ईपीएस क्वालिटी ओवर टाइम, भैया क्वालिटी की तो कोई बात ही नहीं करता, ये पहले से डिलीट कर दिया, ये हमने और डिलीट कर दिए, तो बेटा इकलौता क्या बच गया, बी। अब देखो कई बार बच्चा कहता है सर मुझे तो पहले से पता था, स्पेशली एमसीक्यू वाले बच्चों के लिए बोल रहा हूं, वो कहता है सर हमने पहली बार में ही पढ़ के लगा लिया बी है। बेटा देखो मैं सजेस्ट करूंगा सारे ऑप्शंस एक बार पढ़ना जरूरी है। कई बार क्या होता है कंफ्यूजन के लिए कई बार ऐसी लैंग्वेज दे दी जाती है कि आप कंफ्यूज हो जाए, तो इसीलिए पढ़ो सारे, उसके बाद एलिमिनेट कर दो, जो बच जाए बेटा उसके बेस पर आप अपना आंसर प्रेजेंट कर सकते हो। आई होप दोस्तों ये वाली पॉइंट भी क्लियर। सो दोस्तों अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हियर वी स्टार्ट विद आवर क्वेश्चन नंबर 5। एक और हमारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट कंबाइंड लिवरेज। आपको निकालना है बेटा कंबाइंड लिवरेज। आपको सेल्स बता दिया, वीसी बता दिया, फिक्स कॉस्ट है और बोरोइंग है। अब देखो जी सबसे पहला पॉइंट तो हमारे पास ये आता है कि हमारा कंबाइंड लिवरेज निकलेगा कैसे। तो भाई सबसे पहले हम कंबाइंड लिवरेज निकालने का यहां तरीका लिख देते हैं। तो एक तरीका हमारे पास होता है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीटी। आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हो सर, वो कौन सा, आप बेटा डीओएल और डीएफएल निकाल के दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, वैसा भी कर सकते हो, बट ये थोड़ा इजी आउट हो जाता है। तो अगर हम सबसे पहले दोस्तों अपने कंट्रीब्यूशन की बात करेंगे तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, सेल्स माइनस वीसी। सेल्स बेटा कितना है, 20 लाख का सेल्स है, इसका 40% बेटा वेरिएबल कॉस्ट है। इसका मतलब यहां से बेटा हमारे पास बच जाएगा 12 लाख का कंट्रीब्यूशन। तो दोस्तों कंट्रीब्यूशन तो आ चुका है 12 लाख, अब बात बच गई बेटा ईबीटी की। ईबीटी तक जाने के लिए सबसे पहले हम निकाल लेते हैं हमारा ईबीआईटी, जो हमारे पास हो जाता है बेटा कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट। कंट्रीब्यूशन बच्चा हमारे पास है 12 लाख का, फिक्स कॉस्ट आपको गिवन है 10 लाख, यानी कि आपका ईबीआईटी बच गया बेटा 2 लाख का। अब बेस्ड ऑन दिस ईबीआईटी हम आपके साथ निकालेंगे बेटा अर्निंग बिफोर टैक्स। वो कैसे निकलेगा, तो सर दैट वुड बी कवर्ड एज, आपके पास हो जाएगा ईबीआईटी माइनस में आपका इंटरेस्ट। तो बेटा 2 लाख का ईबीआईटी है, 10 लाख का 8% का लोन है 80,000, तो यानी कि कुल मिलाकर बच गया बेटा 1,20,000। ये 1,20,000 हम अपने मेन आंसर में अगर पुट कर दें तो बेटा ये आपके पास आ जाएगा 10 टाइम्स। तो आपका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, लीजिए। तो आपका फिफ्थ भी कंप्लीट हो गया बेटा यहां पर सारा का सारा। चलिए ऑल राइट सर, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। आइए बेटा एक और हमारे पास न्यूमेरिकल क्वेश्चन। इट सेज सचिन कंपनी हैज अ सेल्स ऑफ रुपीज इतना, वीसी इतना, फिक्स कॉस्ट इतना। आपसे बोला सिंपली ऑपरेटिंग लिवरेज। बेटा आप बताइए अगर हमें ऑपरेटिंग लिवरेज निकालना है तो वो कैसे, सर इट इज कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी। अब ये कैसे निकल जाएगा बेटा, तो यहां पर निकाल लेते हैं। सबसे पहले कंट्रीब्यूशन, अगेन दोस्तों इट इज सेल्स माइनस वीसी, तो दिस इज 75 लाख माइनस 45 लाख, तो दोस्तों ये तो आ गया 30 लाख। तो हमारा न्यूमरेटर बेटा सबसे पहले रेडी हो गया। अब बात आती है ईबीआईटी की, तो बेटा ईबीआईटी हमारे पास कितना, सो दैट वुड बी कंट्रीब्यूशन माइनस योर फिक्स कॉस्ट। तो बच्चा 30 लाख माइनस योर 15 लाख, ये आ गया दोस्तों 15 लाख। तो आपके पास ये वाली वैल्यू भी रेडी है, इसका मतलब 2 टाइम्स आपके पास ऑपरेटिंग लिवरेज है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो गया बेटा बी। पहले बेटा इतनी बात भी आपको समझ में आ गई है, यहां तक अब मेरे हिसाब से आपको बेटा पूरा का पूरा क्लियर होना चाहिए, राइट। चलिए आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों, लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7। एक और न्यूमेरिकल क्या कहता है, कहता है कैलकुलेट एमपीबीएफ, यानी कि मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फॉलोइंग, और आपके पास टंडन कमेटी का डेटा है। क्रेडिटर्स दिए हुए हैं, अदर करंट लायबिलिटीज है, डिबेंचर्स है, फिनिश्ड गुड्स है, रिसीवेबल्स है एंड अदर करंट एसेट्स। देखो भाई आपका टंडन कमेटी का नाम क्या कहता है, वो कहता है भाई सबसे पहले तो आप अपने करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज की बात करो। तो अगर हम यहां पर बात करें बेटा टोटल करंट एसेट्स,
तो टोटल करंट एसेट्स में एक तो 500 लाख के फिनिश गुड्स हैं, 150 लाख के रिसीवेबल्स हैं और 150 लाख के अदर करंट एसेट्स हैं। कुल मिलाकर बेटा 800 लाख के तो टोटल करंट एसेट्स आ गए। अब ऐसे ही हम पहले अपनी टोटल करंट लायबिलिटी निकाल लेते हैं। तो टोटल करंट लायबिलिटी में क्रेडिटर्स आ जाएंगे और अदर करंट लायबिलिटी। बस डिबेंचर्स बेटा हमेशा लॉन्ग टर्म वाली कैटेगरी में होते हैं, तो ये आपके पास आते हैं दोस्तों 200 लाख के। अब दोस्तों अगर हम अपने एमपीबीएफ की बात करें, वो भी फर्स्ट मेथड से, तो वो क्या कहता था? वो कहता था 75% ऑफ करंट एसेट्स माइनस योर करंट लायबिलिटीज। तो दोस्तों दिस वुड बिकम 75% ऑफ 800 लाख माइनस 200 लाख। तो भाई अगर हम निकालेंगे तो 600 लाख का 75% ये आता है बेटा 450 लाख। यानी कि हमारा करेक्ट आंसर बेटा क्या बन गया? हमारा करेक्ट आंसर बन गया ऑप्शन नंबर डी। पहले इतनी बात बेटा समझ में आ गई। चलो ये भी हमारा डन हो गया। आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8। क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू विलियम बॉमल इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मॉडल विद रिस्पेक्ट टू कैश मैनेजमेंट। कहता है भाई देखो, विलियम बॉमल का जो मॉडल था वो आपने कैश में भी लगाया, मटेरियल में भी लगाया। कहता है अब मैं कैश की बात कर रहा हूं। मैंने कहा ओके, ऑप्टिमम कैश लेवल इज दैट लेवल ऑफ कैश वेयर। अब ये कौन सी सिचुएशन पर ऑप्टिमम होता है या बेस्ट होता है? तो पहला कहता है कैरिंग कॉस्ट आर मैक्सिमम एंड ट्रांजैक्शन कॉस्ट मिनिमम। बिल्कुल गलत सर। कैरिंग कॉस्ट एंड ट्रांजैक्शन कॉस्ट आर मिनिमम। यस भाई, हमारा बॉमल मॉडल कहता है जहां पर आपका ट्रांजैक्शन और कैरिंग कॉस्ट मिनिमम हो वो आपके लिए बेस्ट है, इकोनॉमिक ऑर्डर है ना जी। अब कैरिंग कॉस्ट ट्रांजैक्शन कॉस्ट मैक्सिमम, ये मिनिमम ये मैक्सिमम गलत। तो बेटा इसका सिंपल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। दैट्स ऑल। चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। हियर वी स्टार्ट विद 9। डिटरमाइन इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी फ्रॉम द फॉलोइंग। अब ईओक्यू अगर मुझे निकालना है तो हमें कॉन्सेप्ट बेटा पता है, दिस इज 2 इंटू ए इंटू ओ अपॉन सी, यानी कि एनुअल रिक्वायरमेंट कॉस्ट पर ऑर्डर डिवाइडेड बाय कैरिंग कॉस्ट। तो अगर हम बच्चा इसकी वैल्यूएशन यहां पर डाल दें, एनुअल रिक्वायरमेंट है 1 लाख यूनिट्स का, तो दोस्तों ये आपके पास आ गया 1 लाख। फिर आपके पास कॉस्ट पर यूनिट है 20 रुपए, ठीक है। कैरिंग कॉस्ट है 10% पर एनम। बेटा कैरिंग कॉस्ट है 10% पर एनम। कैरिंग कॉस्ट कितना? तो सर कैरिंग कॉस्ट हमेशा लगता है प्राइस पर, तो 20 रुपीज का 10%, ये हमारा कैरिंग कॉस्ट बन गया। और कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर इज 1000। बेटा ये हमारे पास ए, ओ और सी की वैल्यू आ गई। तो अब हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 इंटू 1 लाख इंटू 1000 डिवाइडेड बाय दिस वैल्यू और इन सबका अंडर रूट। सो ये निकल कर आता है दोस्तों 10,000, जो हमारा करेक्ट आंसर बन रहा है बेटा ऑप्शन नंबर ए। लीजिए वी आर डन विद दिस क्वेश्चन ऑल्सो। यहां पर बेटा ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 10th विद अस। देखिए बेटा 10th क्या कहता है? नेट ऑपरेटिंग साइकिल कैन बी डिफाइंड एज सम ऑफ। ऑपरेटिंग साइकिल बेटा क्या होता है? रॉ मटेरियल, डब्ल्यूआईपी, फिनिश गुड्स, कन्वर्जन पीरियड। हाँ ये ठीक लग रहा है, ये सब चीजें तो आती हैं। रॉ मटेरियल, डब्ल्यूआईपी, फिनिश गुड्स, रिसीवेबल्स, कन्वर्जन। हाँ सर, ये ऊपर वाले से ज्यादा बेटर हो गया। अब समझ में आया, मैंने कहा था सारे ऑप्शंस पढ़ने जरूरी है। इन्वेंट्री प्लस रिसीवेबल, कन्वर्जन पीरियड माइनस डिफरेंस, नहीं ये कंप्लीट नहीं है, इसमें मिसिंग है। और नन ऑफ द अबव। तो आउट ऑफ द ऑप्शंस अवेलेबल दिस इज द बेस्ट ऑल्टरनेटिव वी हैव। ये हमारे लिए बेटा सबसे बेस्ट ऑल्टरनेटिव आपके सामने। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट आते हैं बेटा 11th। नेट वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू, भाई ये तो बहुत ही आसान है। एनडब्ल्यूसी बेटा कैसे निकलता है? इट इज करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। तो एफए करंट एसेट्स, नो करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज, यस। ये बेटा बाकी ऑप्शन ही गलत है। तो हमारे पास एक लौता क्या बच गया? ऑप्शन नंबर बी, ये हमारे लिए एकदम परफेक्ट हो गया। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। देखिए कितने आसान आसान थे अभी तो। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एजम्पशंस ऑफ एनआई अप्रोच। अब बेटा एनआई की बात कर रहे हैं, नेट इनकम अप्रोच। कहता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज मोर देन कॉस्ट ऑफ डेट। सबसे पहले क्या ये एजम्पशन है? कॉस्ट ऑफ इक्विटी मोर देन कॉस्ट ऑफ डेट। तो मैंने कहा यस, ये एजम्पशन होती है, बिल्कुल होती है। एनआई अप्रोच में ये एजम्पशन रहती है। बोथ कॉस्ट ऑफ डेट एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी रिमेन कांस्टेंट
एंड इंक्रीज इन लिवरेज डज नॉट अफेक्ट द रिस्क परसेप्शन ऑफ इन्वेस्टर। बिल्कुल ठीक बात है। अगर आपको याद हो बेटा, एनआई अप्रोच का डायग्राम कुछ ऐसे था, ये आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ये आपका कॉस्ट ऑफ डेट और ये आपका केओ। इस तरीके से बेटा एनआई अप्रोच का डायग्राम बनता है। तो केई केई और केडी बेटा कांस्टेंट रहते हैं। देयर आर नो टैक्सेस, यस ये भी है। तो बेटा तीनों ही है, तो इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर क्या बन गया? ऑप्शन नंबर डी। अब आपको समझ में आएगा जो मैं बार बार बोल रहा हूं भाई, एमसीक्यू वाले स्पेशली भाई सारे ऑप्शन ध्यान से पढ़ना, नजर हटी दुर्घटना घटी, तो इसलिए सारे ऑप्शन बहुत ध्यान से पढ़ने हैं। नेक्स्ट, कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ ए लिमिटेड कंप्राइजेस द फॉलोइंग। ये बेटा डेटा दे दिया, कहता है फाइनेंशियल लिवरेज निकालिए। पहले बताइए बेटा फाइनेंशियल लिवरेज कैसे? सो दिस इज सर ईबीआईटी डिवाइडेड बाय आपके पास ईबीटी। अब अगर हम यहां पर बात करें ईबीआईटी बेटा हमें ऑलरेडी गिवन है 6 लाख का। हमने कहा ऑल राइट सर, ये आप ले लीजिए 6 लाख का। सर ईबीटी कैसे निकलता है? इट इज ईबीआईटी माइनस योर इंटरेस्ट। अब 10% डिबेंचर है बेटा 10 लाख रुपए वाले, तो भाई 10 लाख का 10% आप इसमें से माइनस कर दो। सो दिस वुड बिकम 6 लाख डिवाइडेड बाय बेटा 5 लाख। ये 10 लाख का 10% 1 लाख हो गया। तो अगर हम यहां से कंप्यूट करें तो करेक्ट आंसर कम्स एट 1.2। पहले बेटा ये वाली बात भी समझ में आ गई। देखो कितने आसान आसान चीजें। अब इसको करने से एक तो रिवीजन भी हो रहा है, कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो रहा है, सारी चीजें आपकी एक साथ हो रही हैं। दैट इज व्हाई दिस सीरीज इज वेरी गुड फॉर यू पीपल। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 14। एक और क्वेश्चन हमारे पास है। प्रोजेक्ट रिक्वायर्स अ कैपिटल आउटले ऑफ रुपीज 400 लाख। भाई 400 लाख रुपए का कैपिटल आपको चाहिए। रिक्वायर्ड अमाउंट कैन बी रेज्ड, ओहो भाई साहब कहां जा रही है, हाँ, रिक्वायर्ड अमाउंट कैन बी रेज्ड आइदर बाय इशूइंग इक्विटी शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू 400 लाख, और दूसरा ऑप्शन क्या है? इशूइंग इक्विटी शेयर्स ऑफ 200 लाख एंड 15% डेट ऑफ 200 लाख। टैक्स रेट है बेटा 40%। आपको कहता है इनडिफरेंस पॉइंट निकालिए। मैंने कहा ठीक है सर, लेट्स कंप्यूट द इनडिफरेंस पॉइंट। दोस्तों इनडिफरेंस पॉइंट क्या होता था? सर ये वो लेवल ऑफ ईबीआईटी जहां पर दो ऑप्शंस का ईपीएस आपस में क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। तो भाई हम यहां पर कहते हैं ईपीएस 1 शुड बी इक्वल टू बेटा ईपीएस 2। अब पहले वाले का ईपीएस बेटा कैसे निकल जाएगा? सर यहां पर हो जाएगा कमाएंगे ईबीआईटी, इंटरेस्ट कुछ है नहीं, टैक्स का रेट है बेटा 40%, और नंबर ऑफ शेयर्स कितने? तो भाई नंबर ऑफ शेयर्स बेटा हमारे पास कितने आ जाएंगे? हमारे पास है बेटा 400 लाख का अमाउंट है। 400 लाख का अमाउंट है, हम कुछ भी ले लेते हैं नंबर ऑफ शेयर्स, या आप फेस वैल्यू ले लीजिए। नंबर ऑफ शेयर्स बेटा हम मान लेते हैं 10 रुपए का एक है, तो भाई आपके पास ये हो जाएगा 40 लाख नंबर ऑफ शेयर्स। दूसरी साइड चले, अब दोनों में सेम ही मानेंगे 10 रुपए का, तो भाई यहां पर चलेंगे तो ये हो जाएगा ईबीआईटी। अब 200 लाख का 15% वाला डेट है, तो इसका मतलब बेटा 30 लाख का इंटरेस्ट हो गया। इसमें भी टैक्स का एडजस्टमेंट प्रेफरेंस डिविडेंड है नहीं। यहां 200 लाख की इक्विटी है, तो नंबर ऑफ शेयर्स बेटा 20 लाख। अब हम इन दोनों को सॉल्व करके अपना ईबीआईटी निकाल सकते हैं। देखिएगा बेटा, ये दोनों बेटा आपस में कैंसिल होके बचेगा 2। तो अब ये इक्वेशन क्या बन जाएगी? सो दिस वुड बिकम ईबीआईटी इंटू 0 पॉइंट, अच्छा और भी थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये 1 पॉइंट माइनस 0.4, 1 माइनस 0.4 बेटा आपस में कैंसिल हो गए, दोनों सेम सेम नंबर। तो बचा क्या? यहां बचा ईबीआईटी, ये 2 ऊपर चला जाएगा, इधर बचेगा ईबीआईटी माइनस 30 लाख। तो दोस्तों अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे दिस वुड बिकम ईबीआईटी ट्वाइस ऑफ ईबीआईटी, और ये हो जाएगा माइनस 60 लाख। अब दो ईबीआईटी में से एक ईबीआईटी माइनस हो जाएगा, बचेगा ईबीआईटी, और इधर बचेगा बेटा 60 लाख। तो करेक्ट आंसर बेटा हमारे पास आ गया ऑप्शन नंबर सी। ये हमारा इनडिफरेंस पॉइंट का जो टॉपिक होता है बेटा वो भी रिवाइज हो गया, कैपिटल स्ट्रक्चर के टॉपिक इनडिफरेंस पॉइंट हम पढ़ते हैं, ये हमारा वो भी रिवाइज हो गया बेटा, लगे हाथ। गॉट इट? चलिए ये भी डन हो गया। चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 15 पर। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडिकेटिव ऑफ एग्रेसिव अप्रोच ऑफ वर्किंग कैपिटल। तो इनमें से कौन सा एग्रेसिव है? एग्रेसिव मतलब जहां पर आप ज्यादा रिस्क लेकर ज्यादा कोशिश करते हैं। होल्डिंग लो लेवल ऑफ इन्वेंट्री, यस ये एग्रेसिव है। लिबरल क्रेडिट पॉलिसी, ना सर ये तो नहीं है।
मेंटेनिंग हाई कैश बैलेंस बिल्कुल भी नहीं है, ऑल ऑफ द अबव नहीं, क्योंकि बेटा दो हट गए, तो आपके पास सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या हो जाएगा, लो लेवल ऑफ इन्वेंट्री रखना और जिससे अपने बिजनेस को आगे ग्रो करवाना। नेक्स्ट देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 16, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज ऑफ अ फर्म इज 2 एंड डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज इज 4। भाई मेरे को डीओएल भी बता दिया, डीएफएल भी बता दिया, फिक्स्ड कॉस्ट आपके पास है 60 एंड वेरिएबल कॉस्ट है सेल्स का बेटा 60%, टैक्स रेट 30, अर्निंग आफ्टर टैक्स ऑफ द फर्म विल बी, आपसे बेटा ईएटी पूछ रहे हैं, तो ये मिसिंग फिगर टाइप क्वेश्चन है। तो सबसे पहले बेटा हमें क्या गिवन है, अगर मैं सबसे पहले आपके साथ स्टडी करूं, मुझे बेटा आपका डीओएल गिवन है और डीओएल बेटा कितना गिवन है हमें 4। अगर मैं यहां पर बात करूं डीओएल की, तो बेटा डीओएल क्या होता है सर, डीओएल होता है इट्स अ कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी। ईबीआईटी बेटा कैसे निकलता है, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट। अब डीओएल हमें बेटा कितना गिवन है, डीओएल है 4, कंट्रीब्यूशन नहीं पता, डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा कंट्रीब्यूशन माइनस 60,000, तो बेटा ये 4 से मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएगा इधर जाके, 4 टाइम्स ऑफ कंट्रीब्यूशन माइनस 2,40,000 इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन, ये बचेगा 3 टाइम्स ऑफ कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू 2,40,000। तो दोस्तों यहां से हमारा कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, सो 2,40,000 बाय 3, दिस बिकम्स योर 80,000 का अमाउंट। सबसे पहले तो बेटा हमने डीओएल से अपना कंट्रीब्यूशन निकाला। अब हम चलते हैं हमारे डीएफएल के पास, मैंने कहा डीएफएल जी आप भी बता दो, कहता है सर मैं क्या बताऊं, मैं तो होता हूं ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट। मैंने कहा अच्छा जी आप ऐसे निकलते हो, कहते हैं हाँ जी हम तो ऐसे निकलते हैं। मैंने कहा ओके, अब बेटा एक बात बताओ, क्या हमारे पास ईबीआईटी हमें पता है, क्या ईबीआईटी पता है, तो यस सर हम यहां से ईबीआईटी निकाल सकते हैं विच इज 80,000 माइनस 60,000 का फिक्स्ड कॉस्ट है, तो बच्चा ये हमारे पास है 20,000। तो अब डीएफएल गिवन है 2, ये है बेटा 20,000 डिवाइडेड बाय हो जाएगा 20,000 माइनस इंटरेस्ट भाई साहब का पता नहीं है, तो ये बन जाएगा बेटा 40,000 माइनस ट्वाइस ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू 20,000। तो यहां से जब हम सॉल्व करेंगे ट्वाइस ऑफ इंटरेस्ट विल बिकम 20,000, तो यहां से बच्चा इंटरेस्ट का नंबर आ गया 10,000। क्या पहले बेटा इतनी बात समझ में आ गई है, जल्दी से बता दीजिए। अब देखो इंटरेस्ट पता है, ईबीआईटी पता है, तो अब हम ईबीटी निकाल सकते हैं, 20,000 रुपए का ईबीआईटी, 10,000 रुपए का इंटरेस्ट, तो बच्चा हमारे पास ईबीटी आ गया 10,000। अब अगर मुझे तो ईएटी निकालना है, तो इस 10,000 में से क्या माइनस करना पड़ेगा, टैक्स, जो कि है बेटा कितना परसेंट, जो कि है 30%, तो आपके पास फाइनल नंबर आ गया 7,000। तो ये हमारा बेटा करेक्ट आंसर बन गया। एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन बेटा न्यूमेरिकल का, इसमें कई सारी कॉम्प्लिकेशंस भी आपके साथ जोड़ दी गई हैं, तो आपका जो ईएटी है बेटा फाइनली कितना बन गया 7,000। तो ये मिसिंग फिगर डीओएल से एक मिसिंग, डीएफएल से एक मिसिंग और फिर फाइनली ईएटी, गॉट इट। चलिए मैं उम्मीद कर रहा हूं बेटा यहां तक का मामला सेट है। आगे बढ़ जाते हैं 17, देखिए बेटा, DEF is interesting in knowing its EOQ following data। तो अब बेटा हमें पता ही है EOQ कैसे, अभी करा भी था वैसे तो 2AO/C। चलिए वैल्यू डाल देते हैं बेटा, ए है 40,000 यूनिट्स का, लो सर ये आ गया 40,000, कॉस्ट पर ऑर्डर है बेटा 480 का, फिर कैरिंग कॉस्ट की बात करें 15% बेटा 16 रुपए का, तो 16 रुपए का 15% हो गया, कैलकुलेट कर लीजिए बेटा। तो 2 इंटू 40,000 इंटू 480 डिवाइडेड बाय 16, 15% और फिर अंडर रूट, तो बेटा यहां से कैलकुलेट करेंगे आ जाएगा 4,000, दैट बिकम्स द करेक्ट आंसर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 17 इज डन। आई होप दोस्तों पहले इतनी बात आप सबको समझ में आ गई। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 18, कंप्यूट वैल्यू ऑफ द फर्म अकॉर्डिंग टू एनआई अप्रोच। अब एनआई बेटा अभी बताया था क्या कहती है कि केओ आपका गिरेगा जैसे जैसे हमारे पास है ना। कंपनी एक्सपेक्ट नेट ऑपरेटिंग इनकम ऑफ 80, 2 लाख 8% डिबेंचर्स हैं, इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट इज 10%। भाई आपको इक्विटी का रेट दे दिया,
तो अब देखिए जरा यहां पर काम कैसे करेंगे। तो अब मेरे को वैल्यू निकालने के लिए बेटा इक्विटी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी और डेट की। अब अगर हम बात करें तो वैल्यू ऑफ डेट तो हमारे पास ऑलरेडी 2 लाख है। अब मुझे निकालना है सिर्फ वैल्यू ऑफ इक्विटी, और जिससे हमारा वैल्यू ऑफ फर्म निकल कर आ जाएगा। बात करते हैं बेटा वैल्यू ऑफ इक्विटी। तो वैल्यू ऑफ इक्विटी कैसे निकलेगा सर? कमाया हमने कितना, 80,000 रुपीज, वो ईबीआईटी है, इसमें से इंटरेस्ट पे कर दिया, जो बच गया वो हमारे 10% कमाई के बराबर है, क्योंकि इक्विटी का रेट बेटा 10% है। मैंने क्योंकि क्लास में हमेशा लॉजिक बताता हूं इसलिए लॉजिक है, जिनको फॉर्मूला लिखना है बेटा उनके लिए लिख देता हूं। इट इज ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय के ई। ठीक है, तो अपन तो क्लास में लॉजिक से ही डिस्कस करते हैं सारे। तो भाई यहां पर हो गया 2 लाख का 8%, 16,000, माइनस कर देंगे बेटा 80,000, ये बचेगा 64 डिवाइडेड बाय 10%, ये आता है दोस्तों 6,40,000। अब मेरे पास वैल्यू ऑफ इक्विटी बेटा निकल कर आ गया 640, तो फर्म की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दोनों का मिलाकर हो गया बेटा 8,40,000। ये हमारे पास हमारा क्या बन जाएगा बेटा, करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहां पर मार्क हो गया करेक्ट। गॉट इट दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 19। एबीसी लिमिटेड एक्सपेक्ट अ नेट ऑपरेटिंग इनकम ऑफ रुपीज 1 लाख। भाई उम्मीद करिए 1 लाख रुपए का ईबीआईटी कमाएंगे। इट हैज 5 लाख 6% डिवेंचर, ओवरऑल रेट इज 10, कैलकुलेट इक्विटी अकॉर्डिंग टू एनओआई अप्रोच। अब एनओआई बेटा क्या कहता है, अब यहां पर हमें कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालना है। एनओआई कहता है भैया मेरा केओ कांस्टेंट, तो एज पर एनओआई मेरा वैल्यू ऑफ फर्म कितना, तो एज पर एनओआई वैल्यू ऑफ फर्म हो जाता है बेटा ईबीआईटी डिवाइडेड बाय केओ। ईबीआईटी बेटा आपके पास कितना है, आपके पास है 1 लाख, आपके पास केओ है बेटा 10%, यानी कि ये आपकी टोटल वैल्यू हो गई 10 लाख। अब आपका वैल्यू ऑफ इक्विटी कैसे सर, वैल्यू ऑफ फर्म में से वैल्यू ऑफ डेट माइनस कर दो। तो 10 लाख में से बेटा 5 लाख माइनस कर दिया, आपके पास बच गया सिर्फ 5 लाख। तो आपके पास इक्विटी की वैल्यू, हमें कॉस्ट ऑफ इक्विटी चाहिए, तो कमाया ईबीआईटी, इसमें से माइनस करेंगे इंटरेस्ट, ये इक्विटी के लिए और ये उसका अमाउंट। तो आपने कमाया है बेटा 1 लाख रुपए, जिसमें से इंटरेस्ट है 5 लाख का 6%, और बदले में बेटा वैल्यू है 5 लाख। तो अब हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 5 लाख का 6% ये आता है 30,000, 1 लाख एडजस्ट कर दिया, ये बचेगा बेटा 70,000 डिवाइडेड बाय 5 लाख। तो भाई अगर हम इसका परसेंटेज निकाल लें, ये आता है बेटा 14%, दैट बिकम्स योर करेक्ट आंसर। आई होप दोस्तों पहले ये बात भी समझ में आ गई। तो यहां पर हमारा टॉपिक भी रिवाइज हो रहा है, क्वेश्चन भी रिवाइज हो रही है, एवरीथिंग इज डन। तो मैंने कहा था भाई दोनों प्रकार के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बाबा, ठीक है ना। चलिए लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन 20। कंपनी हैज ईबीआईटी ऑफ 2 लाख, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन इट्स इन्वेस्टमेंट 12, टोटल वैल्यू ऑफ फर्म अकॉर्डिंग टू एमएम। तो भाई एमएम कहता था भाई अगर आपको वैल्यू ऑफ फर्म निकालना है तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, आपने ये कमाया और बदले में बेटा आपका क्यू, दैट वाज द वैल्यू। तो आपका ईबीआईटी है 2 लाख और आपका रिटर्न है 12%, आप इसे बेटा कैलकुलेट कर लीजिए। तो भाई अगर कर रहे हैं ये आता है 16,66,667। लो जी, ये भी एकदम सिंपल सा सरल सा आंसर हमारे सामने बेटा तैयार है, राइट। चलते हैं बेटा नेक्स्ट पर, दैट इज हमारा क्वेश्चन नंबर 21 पर। देखिए बेटा एक और क्वेश्चन, एनुअल कैश रिक्वायरमेंट इज 25 लाख, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटी पर लॉट 2500, और कंपनी कैन earn 5% एनुअल yields ऑन इट सिक्योरिटी, इकोनॉमिक लॉट साइज अकॉर्डिंग टू बॉबल मॉडल। तो भाई अगर हमें इकोनॉमिक लॉट साइज ईएलएस बोल दो, कैश में कैश साइज बोल दो, जो मर्जी बोल दो बेटा, ये कैसे हो जाएगा, बिल्कुल ईओक्यू की तरह। 2 इंटू एनुअल रिक्वायरमेंट दैट इज आपका 25 लाख, एक बार कन्वर्ट करने के बेटा 2500, और डिवाइडेड बाय 5% का मतलब हो गया 0.05। लेट्स सॉल्व इट। तो बेटा 2 इंटू 25 लाख इंटू 2500 डिवाइडेड बाय 0.05 और अंडर रूट, तो बेटा ये आपके पास आंसर आता है 5 लाख रुपीज। तो यानी कि हमारा करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। मैं उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों अब आपको यहां तक का सारा कंटेंट और मैटर एकदम से क्लियर हो गया होगा।
और इसके अंदर बेटा आपको किसी प्रकार की कोई डाउट और कोई दुविधा नहीं होगी। मैंने आपके साथ इस छोटे से वीडियो में आपके साथ वर्किंग कैपिटल और कैपिटल स्ट्रक्चर दोनों के काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट आपके साथ डिस्कस करे। आपकी हेल्प के लिए बेटा हमने यहाँ पर आंसर की भी डाल दी है, तो जितने क्वेश्चन ऊपर करे उनके आंसर्स की यहाँ पर भी डाल दिए। वैसे तो मैंने करेक्ट आंसर्स मार्क भी कर दिए, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूं आपको मजेदार तरीके से रिवीजन हो गई होगी। चलिए अभी के लिए इतना ही। सो मेरी तरफ से बाय बाय। पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, क्योंकि अंत में सिर्फ पढ़ाई काम आओगी। ऑलराइट दोस्तों, बाय बाय।